which is not true about the solid state. सॉलिड स्टेट के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, दे हैव हाई डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी, they have high attractive force among the molecule, and they have high vapor pressure. Hello everyone, this is Rita Yadav and you are on GATE Chemical Planet, a planet of knowledge and information. I welcome back all of you on GATE Chemical Planet. यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं IUCL अप्रेंटिसशिप सैंपल पेपर 2 को। यदि आप डिप्लोमा केमिकल के या BSc PCM के स्टूडेंट हैं तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं 60 most important questions for your upcoming IUCL apprenticeship examination, जो कि 21 नवंबर 2021 को होने जा रहा है। तो समय को बिना बर्बाद किए हुए हम इस क्वेश्चन का आंसर जो है उसे डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपका जो टाइम है क्वेश्चन के लिए वो स्टार्ट होता है। आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। अगर हम सारे ऑप्शंस की बात करें तो जो फर्स्ट A, B, C ऑप्शंस हैं वो सॉलिड के लिए बिल्कुल सही हैं। सॉलिड के लिए जो ऑप्शन सही नहीं है वो है दे हैव हाई वेपर प्रेशर। सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे कि जो सॉलिड्स होते हैं उनके पास वेपर प्रेशर होता है या नहीं। यस, ऑल द सॉलिड मटेरियल हैव वेपर प्रेशर, बट सॉलिड्स का जो वेपर प्रेशर होता है वो लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से जो सॉलिड्स होते हैं उनका जो वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे सॉलिड्स भी होते हैं जो कि एक्सेप्शन होते हैं और जिनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल ड्राई आइस। ड्राई आइस का जो वेपर प्रेशर होता है इट इज मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ड्राई आइस का जो वेपर प्रेशर होता है वो होता है 56.5 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, अदरवाइज जनरली जो सॉलिड्स होते हैं उनका जो वेपर प्रेशर होता है वो लो होता है। तो यहाँ पर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सत्य नहीं है सॉलिड के संदर्भ में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होती है? सॉलिड हाइड्रोजन होती है, मॉइस्चर फ्री आइस होती है, प्योर आइस होती है, या फिर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो यहाँ पर आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है। ड्राई आइस के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ड्राई आइस जो होती है वो होती है आइस लाइक सब्सटेंस, स्नो वाइट सब्सटेंस होता है, डेंस होता है, और ड्राई आइस को एज अ रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है। So dry ice is solid carbon dioxide. D is the correct option for this. So now we will move on to the next question. A device which convert light energy into electrical energy is called. वो डिवाइस जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है उसे क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर, सोलर सेल, एन इरिवर्सिबल सेल, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन के बारे में आप क्या ओपिनियन रखते हैं। तो ये जो इसका आंसर होगा वो होगा सोलर सेल। सोलर सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। NaCl इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, या फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है। आप अपना क्वेश्चन जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देखें कि इसका आंसर क्या आएगा। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। NaCl जो होता है वो एक आयनिक सॉलिड होता है। ठीक है, ये एनायन और कैटायन से मिलकर बना होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कैटायन और अनायन जो होते हैं वो बंधे रहते हैं, और इसका आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 37 डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री फ़ारेनहाइट? तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो यहाँ पर आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है। आप यहाँ पर अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस क्वेश्चन के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं।
तो यहाँ पर जब आप फॉर्मूला डालेंगे जो कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहीट के बीच रिलेशनशिप होता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 100 पास्कल, 1000 पास्कल, 10,000 पास्कल और 1,00,000 पास्कल। तो यहाँ पर आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है। मैं आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बता देती हूँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, यानी कि एक एटमॉस्फेयर जो होता है वो 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। अगर हम पास्कल में देखें तो एक एटमॉस्फेयर होता है 101,325 पास्कल। यहाँ पे इन्होंने अप्रोक्सीमेटली पूछा है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा डी, 1,00,000 पास्कल। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुपर कंडक्टर इज द सब्सटेंस। कह रहे हैं सुपर कंडक्टर कौन से सब्सटेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सुपर कंडक्टर्स आर कंडक्टर्स विच conduct electricity in liquid crystal state, conduct electricity at low temperature, conduct the electricity at high temperature, offers no resistance to the flow of current। यहाँ पर आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर क्या होगा? सुपर कंडक्टर इज द सब्सटेंस विच ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ द करंट। ठीक है, यानी कि फ्लो ऑफ करंट में, करंट के फ्लो में कोई भी रेजिस्टेंस जो है वो ऑफर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये बहुत ही अच्छे से कंडक्ट करते हैं। इनकी जो कंडक्टिंग पावर होती है वो बहुत हाई होती है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयनिक रिएक्शंस आर जनरली कैरिड आउट। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो जनरली कौन से फेज में कराई जाती हैं? सॉलिड फेज एट लो टेम्परेचर, गैसियस फेज, मॉल्टन फेज, या फिर सॉलिड फेज एट मॉडरेट टेम्परेचर। तो यहाँ पर आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जरूर करके बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप इस क्वेश्चन के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं। और यहाँ पर जो जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो कौन से फेज में कराई जाती हैं ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो आप इसका आंसर करके बताइएगा। ठीक है, आप लोग करके बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कि क्या होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चार्ल्स लॉ फॉर गैसेस स्टेट दैट। तो चार्ल्स लॉ कह रहे हैं कि क्या होता है गैसेस के लिए। ठीक है, आप इसका जो आंसर है, तो यहाँ पे मैं आपको चार्ल्स लॉ के बारे में बता देती हूँ क्या होता है। इससे पहले आपका जो टाइम है आप वो ले लीजिए क्वेश्चन को सोचने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। V is directly proportional to absolute temperature. So V is directly proportional to T. तो V by T equals to constant, जो कि B ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। B is the correct option। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following hydrocarbon is a source of natural rubber? कह रहे हैं इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन जो है वो नेचुरल सोर्स होता है रबर का। नेचुरल रबर है आइसोप्रीन, मेथनॉल, ब्यूटीन और बेंजीन। तो आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ आपकी जानकारी के लिए कि जो आइसोप्रीन होता है इट इज अ नेचुरल रबर एंड इट इज फाउंड इन द लेटेक्स ऑफ द ट्री इन द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। यस, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ट्रीज में पाया जाता है। तो ये एक नेचुरल रबर होता है, आइसोप्रीन होता है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन द फोटोग्राफी। कह रहे हैं कौन सा केमिकल है इनमें से जो कि फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं सिल्वर ब्रोमाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या फिर सोडियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है जिसे हम AgBr बोलते हैं वो यूज किया जाता है फोटोग्राफी में। ठीक है, सो A इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर contain equal number of molecules is the statement of
विच लॉ? तो कह रहे हैं कंबाइंड गैस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ एंड बॉयल्स लॉ। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, आप क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस will contain equal number of molecule is the Avogadro law. Avogadro law के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट सही है। तो C is the correct option for this. So now we will move on to the next question. Under same condition of temperature and pressure, the rates of diffusion of different gases are. कह रहे हैं अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर की सेम कंडीशन पर रेट ऑफ डिफ्यूजन डिफरेंट गैसेस के लिए क्या होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन को डिफरेंट गैसेस के लिए किसके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला जाता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए ऑप्शन जो है उनको पढ़ देती हूँ। कह रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर मासेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ द वेपर डेंसिटीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर मोलर मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर मोलर वॉल्यूम्स। तो यहाँ पर जो आपका टाइम है वो स्टार्ट होता है। आप इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से सोच के कर सकते हैं। ये कौन सा लॉ है ये भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर रेट ऑफ डिफ्यूजन डिफरेंट गैसेस के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मासेस के। और यही लॉ जो कहलाता है इट इज अ ग्राहम्स लॉ। आपने ग्राहम लॉ अगर पढ़ा है तो ही आप आगे के क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गैस जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना होना चाहिए, आप बताइए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर मैंने एक और दिया हुआ है, यहाँ पर आपको मैं बताती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा आपका सी, द रेशियो ऑफ गामा, द वैल्यू ऑफ गामा, द स्पेसिफिक हीट रेशियो। गामा जिसे हम स्पेसिफिक हीट रेशियो बोलते हैं, गामा इज द रेशियो ऑफ Cp by Cv और ये कहलाती है स्पेसिफिक हीट रेशियो। इसे हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। कह रहे हैं कि गामा की वैल्यू किसी मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितनी होगी, 0, 1.4, 1.667 और 1.33। तो यहाँ पर आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको बता देती हूँ कि जो गामा की वैल्यू होती है वो एयर के लिए कितनी होती है, पहले मैं ये बताती हूँ। तो एयर के लिए गामा की वैल्यू होती है 1.4 और मोनो एटॉमिक गैस के लिए होती है 1.667। तो C इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एंड गामा इज इक्वल टू Cp by Cv, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z फॉर एन आइडियल गैस इज। किसी आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z की वैल्यू पूछी गई है। तो आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है, कह रहे हैं 0, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू होती है वो होती है इक्वल टू 1, Z इक्वल्स टू 1 फॉर आइडियल गैस। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा डी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following gas will have the highest rate of diffusion? तो हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास जो होगा, मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो सबसे कम होगा, वो बहुत ही जल्दी डिफ्यूज कर जाएगी, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन हाईएस्ट होगा। अभी हमने ग्राहम्स लॉ में आपको बताया था। तो यहाँ पर मीथेन है, अमोनिया है, नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पर आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप इस क्वेश्चन के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं। मीथेन का मोलर मास होता है 16, अमोनिया का 17, नाइट्रोजन का 28, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है। तो सबसे कम आ रहा है मीथेन का, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मीथेन का सबसे कम आ रहा है, तो इसका हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन होना चाहिए, क्योंकि मीथेन का जो मोलर मास है वो सबसे कम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा मीथेन का सबसे ज्यादा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं NaHCO3 से। कह रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नाम क्या होता है। तो यहाँ पर आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है वॉशिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, फ्लाई ऐश, ठीक है।
तो देखो वॉशिंग पाउडर नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ये नहीं है, फ्लाई ऐश भी ये नहीं है, बेकिंग सोडा है इसका ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका कॉमन नेम है बेकिंग सोडा और इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्वा रेजिया कैन डिजोल्व नोबल मेटल्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। कह रहे हैं कि जो एक्वा रेजिया होता है वो नोबल मेटल्स को अपने में डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, कुछ नोबल मेटल्स को करता है और कुछ को नहीं करता है। तो क्यों करता है, किस चीज की फॉर्मेशन होती है कि जिस वजह से एक्वा रेजिया नोबल मेटल्स को डिसॉल्व करता है। आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है। तो कह रहे हैं कि जो एक्वा रेजिया होता है, मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। एक्वा रेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड HCl और 1:3 के मोलर रेशियो में ये बनाया जाता है। और जो एक्वा रेजिया होता है वो कुछ नोबल मेटल्स को डिसॉल्व कर देता है, जैसे गोल्ड को डिसॉल्व करता है। तो यहाँ पर जब ये मिक्सचर होता है ये डिसॉल्व इसलिए करता है जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसिल क्लोराइड। नाइट्रोसिल क्लोराइड की बनने की वजह से ही एक्वा रेजिया जो है वो कुछ नोबल मेटल्स को डिसॉल्व कर लेता है। तो यहाँ पे C इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब पूछा गया है कि रेडियो एक्टिव डीके इज द रिएक्शन ऑफ। रेडियो एक्टिव डीके जो होता है वो 0 ऑर्डर रिएक्शन होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, सेकंड ऑर्डर होता है या फिर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो जो आपका टाइम है वो स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप इसके आंसर के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, ये क्यों होगा, 0 है या फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है। तो मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर, क्योंकि आपका एग्जाम पास में है तो मैं सारे आंसर कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी बता दूं। रेडियो एक्टिव डीके जो होती है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। ओके, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी फास्ट। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय। तो कह रहे हैं कि किसी रेट ऑफ रिएक्शन को अगर आपको टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है किसी रेट ऑफ रिएक्शन पर, तो कौन सा लॉ, कौन सी इक्वेशन जो है आप यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है अर्हीनियस इक्वेशन, न्यूटन्स इक्वेशंस, चेंज इन डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द रेट कांस्टेंट एंड द टेम्परेचर। तो रेट कांस्टेंट K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है e⁻⁻ E/RT। ठीक है, और K इक्वल्स टू होता है K इक्वल्स टू A0 e⁻e−RT e⁻⁻e/RT। तो E जो होता है, कैपिटल E जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी होता है, R जो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, और जो T होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, और जो A है आपका वो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है, कैपिटल K जो होता है वो रेट कांस्टेंट होता है। तो यह कहलाती है अर्हीनियस इक्वेशन। तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है ये आपको अर्हीनियस इक्वेशन से पता चलता है। A इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following metal can easily be cut with knife? कह रहे हैं इनमें से कौन सी मेटल है जिसे हम इजीली नाइफ से काट सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और टिन, 4 ऑप्शंस यहाँ पर आप लोगों को दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सी मेटल है जिसे हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और टिन। तो यहाँ पर इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि देखो जो सोडियम होती है ना वो सॉफ्टेस्ट मेटल होती है, और सोडियम इतनी सॉफ्ट होती है कि उसे हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। ठीक है, और जो अदर मेटल्स हैं वो इतनी सॉफ्ट नहीं होती है। सोडियम इज द सॉफ्टेस्ट मेटल। ठीक है, तो A इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होगा? तो आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होगा, कैल्शियम मोनोसल्फेट होगा, कैल्शियम टेट्राक्लोराइड होगा, या फिर सोडियम क्लोराइड होगा। हम सभी लोगों ने क्लास 10th में या 9th में, CBSE बोर्ड में 10th में है
ये पढ़ा है कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है और ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नाम क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या होते हैं। तो आप इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो तब तक मैं आप लोगों को इसका आंसर बता देती हूँ। ब्लीचिंग पाउडर का नाम होता है कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड और फार्मूला होता है CaOCl2। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। ठीक है, तो सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपके पास टाइम है तभी कीजिएगा, और अगर टाइम नहीं है तो मैं बता रही हूँ, आप सुन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 23 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट्स, कह रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी किसको रिलेट करता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। velocity and viscosity, shear stress and rate of angular deformation in the liquid, temperature, viscosity and velocity, pressure, temperature and viscosity। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, न्यूटन्स लॉ relates shear stress tau and rate of angular deformation in the fluid। सो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, यह है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहे हैं कि रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ लिक्विड, किसी लिक्विड का रेट ऑफ इवापोरेशन कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है, या सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं आपकी सहायता कर देती हूँ, हेल्प कर देती हूँ आपकी इस क्वेश्चन के आंसर में। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं आता है वो इसका आंसर एक्सप्लेनेशन सुन सकते हैं। तो जो रेट ऑफ इवापोरेशन होता है लिक्विड का, वो सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, और लिक्विड के नेचर पर भी डिपेंड करता है। तो देखो, आपने देखा होगा कि जब गर्मियां होती हैं, धूप होती है, तेज धूप चलती है, तो क्या होता है कि जो कपड़े होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। तो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपका इवेपोरेशन जल्दी हो जाता है। इसी तरह से अगर हम सरफेस एरिया की बात करें, तो जब आप कपड़ों को बहुत ही खराब तरीके से डाल देते हैं, ऐसे ही निकाल के डाल देते हैं, तो वो कपड़े सूखने में टाइम लगता है। लेकिन अगर आप कपड़ों को फैला के अच्छे से डालते हैं धूप में, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है कपड़े का। तो धूप जो लगती है, टेम्परेचर जो उसमें पड़ता है वो बहुत ही आसानी से पड़ता है, डायरेक्ट पड़ता है। तो सरफेस एरिया जैसे ही बढ़ा, आपका रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर, और लिक्विड के नेचर पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ दीज which of these fuels is a hydrocarbon और मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और केमिकल वालों के लिए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और बीएससी वालों के लिए आसान होगा। मैं इसका आंसर आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर हम सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। केरोसिन है, सीएनजी है, पेट्रोल है, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो आपका टाइम है वो स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम डिस्कशन कर लेते हैं कि ये पूछ रहे हैं कि कौन से हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स जो होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक है, विच ऑफ द फ्यूल इज अ हाइड्रोकार्बन और मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन है या फिर हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। ठीक है, दोनों ही चीजें पूछी गई हैं। तो देखो, केरोसिन है, वो भी आपका फ्यूल है, हाइड्रोकार्बन फ्यूल है। सीएनजी भी है, पेट्रोल भी है, और इसका ऑप्शन होगा ऑल द अबव, क्योंकि यह इन सब में हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट है। ठीक है, सभी में आपके हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होने की वजह से ऑल द अबव इसका आंसर होगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। पूछ रहे हैं कौन सा एलोट्रोपिक फॉर्म नहीं है कार्बन का। डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, नन ऑफ दीज। तो देखो, डायमंड और ग्रेफाइट जो है वो बहुत ही कॉमन फॉर्म्स हैं कार्बन की, जो कि एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, सभी ने सुनी है। 1985 में फुलरीन जो है उसको डिस्कवरी की गई है, और फुलरीन जो होती है वो भी कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म होती है। ओके, सो डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, दे ऑल आर द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ द कार्बन। सो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे बाय मिस्टेक नन ऑफ दीज हो गया है। यहाँ पे डी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड इट इज ऑल द अबव। फुलरीन भी होती है,
R1 की एलोट्रोपिक फॉर्म। ऑल द अबव, 26 के लिए ऑल द अबव कीजिएगा, ठीक है, नन ऑफ दिस नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहे हैं यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आप बताइएगा। तो डाइन सेंटीमीटर की पावर -2 सेकेंड, पॉइस, सेंटीपॉइस, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है म्यू होता है, ठीक है, और म्यू को डिफाइन किया जाता है इन सारी यूनिट से। पॉइस है, सेंटीपॉइस है, डाइन सेंटीमीटर टू दी पावर -2 और सेकेंड जो है या डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारी यूनिट्स जो होती हैं ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की होती हैं। यहाँ पर इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑल द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The pressure at a point in a static or uniformly moving fluid is equal in all the directions. This statement is known as। पूछ रहे हैं कि किसी पॉइंट पर प्रेशर जो होता है स्टैटिक और यूनिफॉर्मली मूविंग फ्लूइड के लिए इक्वल होता है सारी ही डायरेक्शन में, और ये जो स्टेटमेंट है ये कौन सा लॉ है। तो यहाँ पर जो है आपका टाइम स्टार्ट होता है, मैं आपको बता देती हूँ। ये जो लॉ है आपका ये होता है पास्कल लॉ। पास्कल ने बताया था कि किसी पॉइंट पर जो प्रेशर होता है वो स्टैटिक और यूनिफॉर्मली मूविंग फ्लूइड के लिए सारी डायरेक्शन में सेम होता है, इक्वल इन ऑल द डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा इट इज ए ऑप्शन। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो रोटामीटर इज अ डिवाइस टू मेजर। रोटामीटर जो होता है वो क्या चीज मेजर करता है, ठीक है। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम या फिर फ्लो रेट। तो रोटामीटर जो होता है वो फ्लो रेट को मेजर करता है। यहाँ पे डी होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैक नंबर इज द रेशियो ऑफ। कह रहे हैं मैक नंबर किसका रेशियो होता है। वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड टू द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट टू द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ पे आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको बता देती हूँ कि जो मैक नंबर होता है वो किसका रेशियो होता है। तो जो मैक नंबर होता है वो रेशियो होता है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड ऑफ ऑब्जेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पायरोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट। कह रहे हैं पायरोमीटर क्यों यूज किया जाता है, कौन सी चीज का मेजर करता है, कौन सी क्वांटिटी को मेजर करता है। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन। सॉरी तो आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है। तो कह रहे हैं कि पायरोमीटर कौन सी चीज को मेजर करता है, कौन सी प्रॉपर्टी को मेजर करता है। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम या फिर कॉन्सेंट्रेशन। तो मैं आपको बता देती हूँ पायरोमीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर एंड इट इज यूज फॉर हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। फर्नेसेस में पायरोमीटर का यूज किया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। PV टू द पावर गामा इज कांस्टेंट वेयर गामा इज इक्वल टू CP by CV। इट इज वैलिड फॉर विच प्रोसेस, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस या फिर एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि PV टू दी पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट जो है वो कौन से प्रोसेस के लिए होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए आपका आंसर क्या है, आप इस क्वेश्चन के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको आंसर बता देती हूँ, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो मैंने टाइमर लगा दिया है। जल्दी से जल्दी आप लोग इसकी जो यूनिट है वो बताइएगा कि एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या होती है। इसका आंसर बहुत ही इजी है, सभी लोग इसका आंसर बता सकते हैं। कूलम होती है। कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से डिफाइन किया जाता, क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और कूलम को कैपिटल C लिखा जाता है। तो कूलम होगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑन विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल बेस्ड। कह रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल जो है वो कौन से लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कौन से लॉ पर बेस्ड है। तो जो आपका 0th लॉ है उस पर बेस्ड है, या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड है,
ये सेकेंड लॉ पर बेस्ड है या फिर थर्ड लॉ पर बेस्ड है। तो आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा कि आप इस क्वेश्चन के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं। ऑन विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल बेस्ड। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल जो है वो बेस्ड होता है। ठीक है, 34 का आंसर है बी ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीट इज एन, हीट इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। सी ऑप्शन में कह रहे हैं एंड इंटेंसिव एज वेल एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोथ, नीदर इंटेंसिव नॉर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। हीट के बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको। देखो, जो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द मैटर, यानी कि मैटर के मास पर डिपेंड नहीं करती है, या सिस्टम का जो मास होता है उस पर डिपेंड नहीं करती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं दे डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सिस्टम और मास ऑफ द मैटर। ठीक है, तो जो आपकी हीट है वो मास पर डिपेंड करती है, तो इसीलिए जो हीट है Q बराबर mCp डेल्टा T होता है फॉर्मूला। तो जो आपकी हीट है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कैटलिस्ट इन नेचर। इनमें से कौन सा मोस्ट कॉमन कैटलिस्ट होता है नेचर में। तो आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। H2SO4, एंजाइम्स, HCl या फिर HF। देखो, जो आपके एसिड कैटलिस्ट होते हैं उनमें HF और H2SO4 यूज किए जाते हैं। ठीक है, HF और H2SO4 दोनों ही एज अ कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं। ठीक है, और HCl और HF, HCl और HF जो है वो एल्काइलेशन प्रोसेस में यूज किए जाते हैं। ठीक है, और कुछ प्रोसेस में H2SO4 जो है एसिड फॉर्म में एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि मोस्ट कॉमन कैटलिस्ट इन नेचर, यानी कि नेचर में कौन सा होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना थोड़ा सा चाहिए आप लोगों को कि पूछना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मोस्ट कॉमन कैटलिस्ट इन नेचर, तो नेचर में जो सबसे कॉमन कैटलिस्ट है वो है एंजाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसका आंसर होगा बी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज, कह रहे हैं किसी रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड जो होता है वो क्या होता है। द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट सब्सटेंस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, हाफ ऑफ द स्पेस टाइम ऑफ द रिएक्शन, हाफ ऑफ द रेसिडेंस टाइम ऑफ अ रिएक्शन एंड नन ऑफ दिस। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को आंसर बता देती हूँ कि जो हाफ लाइफ होता है किसी केमिकल रिएक्शन का वो होता है टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेड सब्सटेंस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स बाय डिस्टिलेशन। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हो सकता है आपका कंसेप्ट अगर नहीं है डिस्टिलेशन के लिए क्लियर, तो मैं आपको बता देती हूँ कि डिस्टिलेशन से जब हम सेपरेशन करते हैं तो वहां पर मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए टू वोलेटाइल लिक्विड्स को अगर हमें सेपरेट करना है डिस्टिलेशन से, तो वहां पर जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, क्राइटेरिया होता है कि ये होना चाहिए, वो होता है रिलेटिव वोलेटिलिटी। The difference in relative volatility of the two substances is the most important for the distillation. So B is the correct option for this. So बढ़ते हैं अपने next question की तरफ। Mercaptans is represented as mercaptans को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका क्या बनेगा अपना फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। मर्कैप्टेंस के लिए CO होगा, RSH होगा, या फिर आपका RH होगा, या फिर RSCl होगा। तो मर्कैप्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है RSH से। R होता है एल्काइल ग्रुप और SH होता है थायोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे 39 का ऑप्शन होगा बी।
तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं इन नाइट्रिक एसिड सिंथेसिस अबाउट 90 to 97% कन्वर्जन इज ऑब्टेन्ड विद कैटलिस्ट बीइंग। कह रहे हैं नाइट्रिक एसिड सिंथेसिस में 95 से 97% कन्वर्जन जो ऑब्टेन किया जाता है वो कौन से कैटलिस्ट की हेल्प से किया जाता है। तो आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है, पूछ रहे हैं यूरेनियम, थोरियम, प्लेटिनम, आयरन ऑक्साइड प्रोमोटेड विद बिस्मथ ऑक्साइड। तो नाइट्रिक एसिड सिंथेसिस में 95 से 97% जो कन्वर्जन ऑब्टेन किया जाता है वो किया जाता है प्लेटिनम कैटलिस्ट के साथ। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा प्लेटिनम। So now we will move on to the question number 41. Which of the following element present in fuel oil is not combustible? तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जानना। कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर या फिर ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इसका आंसर मैं चाहूंगी सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करा करो, उससे आपको सीखने को मिलेगा कि आपने कौन से आंसर जो है वो सही दिए हैं। सो यू गाइस कैन ऑलवेज आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। सो मैं आपको इसका आंसर नहीं बता रही हूँ, ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसके बारे में सोचिए, इसके बारे में आप क्या ओपिनियन रखते हैं आप जरूर बताएं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योर एलिमेंट? कह रहे हैं कौन सा इसमें से प्योर एलिमेंट है। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। सोडियम है, सीमेंट है, ग्लास है, नाइलॉन है। तो देखो मैं आपको इसका आंसर जरूर बता देती हूँ। इसका क्या आंसर होगा, सीमेंट जो होता है वो आपका एक मिक्सचर होता है, ग्लास भी आपका मिक्सचर है, नायलॉन भी जो आपका है वो एक पॉलीमर होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है। और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से बनाया जाता है। और लेकिन जो आपका सोडियम होता है वो एक एलिमेंट होता है और जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्योर होते हैं। तो ये एक प्योर एलिमेंट होगा। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग 43 क्वेश्चन नंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर करना बहुत इजी है। पूछा है कि एल्यूमिनियम का मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर जो होता है वो कौन सा होता है। बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मोनाजाइट। तो मोनाजाइट होगा, हेमेटाइट होगा, मैग्नेटाइट होगा या बॉक्साइट होगा। तो एल्यूमिनियम का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर होता है वो होता है बॉक्साइट, ठीक है। इसका आंसर है ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट। कह रहे हैं कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट जो है वो क्या होगा। एल्कोहल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्लोरीन होगा या फिर सोडियम क्लोराइड NaCl होगा। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट जो होता है, क्लोरीन जो होता है वो कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट होता है। क्लोरीन को यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका वो सी होगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट अ नोबल गैस। कह रहे हैं इनमें से कौन सी गैस जो है वो नोबल गैस नहीं होती है। क्लोरीन है, अर्गन है, हीलियम है, जेनॉन है। तो देखो हीलियम, नियॉन, अर्गन, जियोन, रेडॉन ये सारे तो होते हैं नोबल, ठीक है, नोबल में आते हैं, ये नोबल गैसेस कहलाती हैं। लेकिन जो क्लोरीन है वो नोबल गैस नहीं होती है। क्लोरीन जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन नंबर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल। कह रहे हैं इनमें से कौन सी मेटल सबसे ज्यादा मैलिएबल है। मैलिएबल मतलब वो उसके हम छोटे से छोटे जो तार होते हैं वो हम बना सकते हैं, मैलिएबल, ठीक है। हम उसे पीट के उसके छोटे छोटे तार जो है वो बना सकते हैं, उसको बोलते हैं मैलिएबल। लंबे तार जो है वो खींच सकते हैं। कौन सी मेटल है ऐसी। तो कह रहे हैं कि प्लेटिनम है, सिल्वर है, आयरन है या फिर गोल्ड है। तो देखो आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि जो गोल्ड होती है वो मोस्ट मैलिएबल मेटल होती है। आयरन नहीं होता है, सिल्वर भी नहीं होता है। हालांकि सिल्वर और गोल्ड दोनों को ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज किया जाता है, लेकिन जो गोल्ड होती है वो मोस्ट मैलिएबल मेटल होती है। प्लेटिनम भी उतनी प्लेटिनम नहीं होती है। तो यहाँ पे डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो यहाँ पे मैं आपको इसका हिंट दूंगी। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखो हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यहाँ पे इसके सी और डी ऑप्शन नहीं है,
नेचुरल रेडियो एक्टिविटी नहीं है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी पर भी ये बेस्ड नहीं है। अब आपका जो कंफ्यूजन हो सकता है वो हो सकता है न्यूक्लियर फिजन पे और फ्यूजन पे। तो ये फिजन होगा या फ्यूजन होगा, ये जरूर आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि जो हाइड्रोजन बॉम्ब्स होते हैं वो फिजन पे होते हैं या फ्यूजन पे होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन पे होते हैं या न्यूक्लियर फिजन पे होते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 इज विच इज द लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। कह रहे हैं इनमें से कौन सी कंट्री जो है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूरेनियम का प्रोडक्शन करती है। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। उज्बेकिस्तान, इंडिया, यूएसए, कजाकिस्तान। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को आपकी नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ, जो कजाकिस्तान है इट इज द लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। और 2020 में कजाकिस्तान ने पूरे वर्ल्ड का 41% जो है यूरेनियम जो है वो प्रोड्यूस किया था। पूरे वर्ल्ड की जो डिमांड है उसका 41% यूरेनियम जो है वो केवल कजाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो ये 2020 तक का डेटा जो है मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमंग द गिवन न्यूट्रिएंट्स, इन गिवन दिए गए न्यूट्रिएंट्स में से कह रहे हैं मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ विच। कह रहे हैं मिल्क में पुअर सोर्स मिल्क किसका होता है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो मिल्क है, मिल्क में क्या क्या होता है पहले तो हम ये देख लेते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सी और कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखो कैल्शियम और प्रोटीन जो है वो मिल्क में प्रेजेंट होते हैं, अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी कुछ स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो विटामिन सी है वो प्रेजेंट नहीं होता। पुअर सोर्स है मिल्क में, पुअरली प्रेजेंट होते हैं विटामिन सी। तो विटामिन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फस सॉलिड। यहाँ पे पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा अमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल है। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर कह रहे हैं ग्लास, सीमेंट, NaCl, पॉलिएस्टर। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे रबर है, ग्लास है, ये सारे होते हैं अमॉर्फस सॉलिड। तो ग्लास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सीमेंट नहीं होता, NaCl नहीं होता, पॉलिएस्टर जो है पॉलीमर है। तो अमॉर्फस सॉलिड में आता है ग्लास। और अगर रबर ऑप्शन होता तो आप रबर भी इसका ऑप्शन टिक कर सकते थे। तो यहाँ पर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which among the following is responsible for the depletion of ozone layer? कह रहे हैं कि ओजोन Which among the following is responsible for the depletion of ozone? ठीक है, तो कह रहे हैं कि ओजोन के लिए, ओजोन के डिप्लीशन के लिए, ओजोन की कमी के लिए इनमें से कौन सा जो केमिकल है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी इज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसका ऑप्शन होगा सी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द केमिकल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन। ओजोन लेयर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 51 क्वेश्चन का आंसर है सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफाइनिंग मेथड्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडसॉर्प्शन। कह रहे इनमें से कौन सा रिफाइनिंग मेथड जो है वो एडसॉर्प्शन की प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। लिक्वेशन, ठीक है, वेपर फेस रिफाइनिंग, क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स, या फिर जोन रिफाइनिंग। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो रिफाइनिंग मेथड है जो कि वर्क करता है एडसॉर्प्शन के प्रिंसिपल पर, वो होता है क्रोमेटोग्राफिक मेथड। क्रोमेटोग्राफिक मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडसॉर्प्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन रहेगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग टेम्परेचर स्केल इज बेस्ड अपॉन एब्सोल्यूट जीरो। कह रहे हैं इनमें से कौन सा टेम्परेचर स्केल जो है वो एब्सोल्यूट जीरो पर बेस्ड होता है। रैंकाइन स्केल, या फिर फॉरेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, या फिर सेल्सियस स्केल। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ इसका ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, इससे पहले आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने इसका आंसर जो है क्या किया है। ठीक है, तो कह रहे हैं केल्विन टेम्परेचर स्केल हैज एन एब्सोल्यूट जीरो डिग्री केल्विन बिलो विच टेम्परेचर डोंट एग्जिस्ट।
Kelvin is the base unit of temperature. SI unit having the unit of symbol K. टेम्परेचर की जो SI यूनिट है वो केल्विन होती है. इट इज इक्विवेलेंट टू 0 डिग्री केल्विन और माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे मैं एक बात और मुझे लगती है जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि केल्विन पे जो है वो डिग्री नहीं लगता है. केल्विन पे जैसे डिग्री सेल्सियस पे आप डिग्री लगाते हो, डिग्री फॉरेनहाइट पे भी हम डिग्री लगाते हैं, पर केल्विन पे डिग्री नहीं लगता है. केल्विन को हम केल्विन ही लिखते हैं. तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो केल्विन है उस पर डिग्री लगेगा या नहीं लगेगा. तो केल्विन पे कभी भी डिग्री नहीं लगता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ कि जो केल्विन स्केल होता है वो एब्सोल्यूट 0 पर बेस्ड होता है. 53 का आंसर होगा सी. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. टू वेक्टर्स कह रहे हैं टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दो वेक्टर्स जो हैं फॉर एग्जांपल ए और बी दो वेक्टर्स हैं. तो कह रहे हैं ए और बी अगर दो वेक्टर्स हैं तो वो कब इक्वल होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो गया है. दे हैव इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इन सेम डायरेक्शन. दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन. They have equal magnitude and common initial point. They have equal magnitude irrespective of the direction. तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि दो वेक्टर तभी इक्वल होते हैं जब वो मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में इक्वल होते हैं. यानी कि उनके पास इक्वल मैग्नीट्यूड होता है और जो उनकी डायरेक्शन होती है वो सेम होती है, तभी वो वेक्टर्स इक्वल कहे जाते हैं. ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस. सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 55. What is the gravitational potential energy at infinite distance? 0, infinity, 9.8 joule, none of the above. तो यहाँ पे पूछा गया है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम U से डिफाइन करते हैं एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, यानी कि इन्फिनिटी पर, सिंपली इन्फिनिटी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी. तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करके बता देती हूँ. कह रहे हैं द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स. और यू जो होता है उसका फॉर्मूला होता है माइनस जी एम कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर. और ये जो एम और कैपिटल एम और स्मॉल एम है ये दो बॉडीज के मास होते हैं. ठीक है, और ये कह रहे हैं कि जब इन्फिनिटी पे होगा, जब आर आपका इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, यू की वैल्यू हो जाएगी 0. ठीक है, तो आर इन्फिनिटी हो गया, तो आर इन्फिनिटी हो गया तो ये 0 हो जाएगा. तो कह रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर उसका आंसर होगा 0, वो 0 होती है. तो 55 का आंसर होगा ए. सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम कैन साउंड वेव ट्रेवल्स. कह रहे हैं साउंड वेव्स जो होती हैं इनमें से कौन से मीडियम में ट्रेवल करती हैं. तो आपका टाइम स्टार्ट हो गया है. सॉलिड में करती है, लिक्विड में करती है, गैसेस में करती है, या सारे मीडियम्स में करती हैं, ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पे जो साउंड वेव्स होती हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों मीडियम्स में आपका ट्रेवल करती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है ऑल ऑफ द अबव होगा. ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा. 56 का आंसर है, सॉरी डी है यहाँ पे आंसर, ये ए नहीं होगा. ठीक है, ए बाय चांस यहाँ पे टाइप हुआ है, इसका आंसर है डी. ठीक है, तो यहाँ पर 56 का आंसर है ऑल ऑफ देम. सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल. कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है. ऑप्टिकल इंटरफेरेंस, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, या फिर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो यहाँ पर आपका टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है. तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वर्क करता है. 57 का आंसर है बी ऑप्शन. तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 58 इज एन ऑर्बिटल वेलोसिटी of a satellite does not depend on which of the following. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का मैं आपको हिंट दूंगी, आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा. कह रहे हैं किसी सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो किस पर डिपेंड नहीं करती. डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस पर डिपेंड नहीं करती.
प्लैनेट की रेडियस पर, प्लैनेट के मास पर, या फिर रेडियस ऑफ ऑर्बिट पर, या फिर मास ऑफ द सैटेलाइट पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा। मैं आपको इसका ऑप्शन बता रही हूँ, हिंट दे रही हूँ मैं आपको इसका। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन एनी प्लैनेट डिपेंड्स अपॉन द मास, रेडियस एंड डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट। यानी कि प्लैनेट की मास, रेडियस और डेंसिटी पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो किसी प्लैनेट की डिपेंड करती है, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, shape and density of the body placed on the surface of the planet। तो यहाँ पर मैंने आपको इसका ऑप्शन का हिंट दिया है। आप इसका आंसर क्या होगा, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। यदि अभी तक आप लोगों ने गेट केमिकल प्लैनेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे और चैनल पर हमारे साथ बने रहें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अभी 2 क्वेश्चन आपके साथ बचे हुए हैं, उन्हें मैं डिस्कस करके ही जाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 59 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेटर। कह रहे हैं इनमें से कौन सा जो फिनोमिना होता है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए बेसिक होता है। पूछ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, फेरो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, टेलोरिक करंट होता है, या फिर इलेक्ट्रोल्यूमिनेस साइंस होता है, ल्यूमिनेसेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि एन इलेक्ट्रिक जनरेटर, इन इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी इज यूज्ड टू रोटेट अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमिना होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर उसी पर बेस्ड होता है। ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 59। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज एंड दिस क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। कह रहे हैं रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बैक्वेरेल, कैंडेला, क्वीरी, क्वेरी और हेनरी। तो देखो क्यूरी जो है वो इसकी यूनिट नहीं है, हेनरी भी नहीं है, कैंडेला जो है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है। ठीक है, बैक्वेरेल जो होती है वो रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट होती है। बैक्वेरेल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। दी सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट, जिसे हम एसआई सिस्टम बोलते हैं, इट यूजेस द यूनिट ऑफ बैक्वेरेल, जिसे कि हम कैपिटल बी और स्मॉल क्यू से डिफाइन करते हैं एज इट्स यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो ये बैक्वेरेल जो है ये रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट होती है। और 1 बैक्वेरेल इज सिंपली इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन और डीके पर सेकेंड। इट मीन्स 1 बैक्वेरेल जो होता है वो इक्वल होता है 1 डीके पर सेकेंड के, और ये रेडियो एक्टिविटी की जो है एसआई यूनिट होता है। तो यहाँ पर इस सीरीज को मैं यहीं पर खत्म करना चाहूंगी। आपकी जो भी क्वेश्चंस और क्वेरी हैं आप जो है वीडियो में जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, और एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। और अभी डिप्लोमा केमिकल्स के लिए कुछ वीडियोस जो है वो आने बाकी हैं। यहाँ पर हम सैम्पल पेपर 2 को डिस्कस कर चुके हैं, सैम्पल पेपर 1 को भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। टोटल 120 क्वेश्चन जो है वो हमने इन दोनों सैम्पल पेपर्स में डिस्कस किए हैं। तो जितने भी बीएससी के कैंडिडेट्स हैं वो इन वीडियोस को बार बार देख सकते हैं, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चंस बताए गए हैं वो प्रीवियस ईयर एग्जाम से ही लिए गए हैं। तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस को रिवाइज करके जाना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। वीडियो को ना देख के जाने से अच्छा है कि वीडियो को एक बार देख के ही चले जाओ, क्या पता कोई क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का एग्जाम में आ जाए। यदि मेरी पढ़ाई की सीरीज से कोई क्वेश्चन आता है तो आप जरूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज कितनी बेनिफिशियल लगी। आप इस सीरीज के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर IUCL apprentice exam on 21st November 2021।